कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि यूपी डीएलएड 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आएंगे उसके एमसीक्यू टाइप में प्रीवियस क्वेश्चन से कैसे मैच करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम दिया है कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका पहला पेपर होता है, ठीक है, भाषा का। और इसमें देखिए ये 2022 में आया था, 2022 में सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर का था, ठीक है। तो ये जनवरी में पेपर हुआ था तब का है। इसमें समय देख लीजिए आपका 2 घंटे और पूर्णांक आपका 50 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। इसमें पहले होते हैं आपके 15 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, कितने, और पासिंग मार्क आपको 50 में से कितने लाने होते हैं, 25 लाने होते हैं, ठीक है। तो आप अगर 15 क्वेश्चन के आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे और 10 क्वेश्चन शॉर्ट, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उनसे सही कर ले जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो आपको क्वेश्चन हैं ये हम अभी आपको बताएंगे कि आगे कैसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे, देखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बने रहेगा हमारे वीडियो तक। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका था। क्योंकि कथन जो स्टेटमेंट होती हैं सीधा सीधा पूछ लिया जाता है आपके सब्जेक्ट में, तो आप तक जब तक पढ़े नहीं होंगे तब तक सही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो देखिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसी से देखिए अभी आपको हम लाइव दिखाते हैं कि कहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये देखिए 35 क्वेश्चन नंबर नीचे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए लिखा है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या किस शास्त्री की देन है, तो किसकी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि जॉन ड्यूबी की, तो वहाँ पर आपका ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा। तो लगातार आपको हम ऐसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आपके 7 पेपर होंगे एग्जाम, 7, ठीक है, 7 सब्जेक्ट का, 7 सब्जेक्ट के आपके हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों आपको करवा देंगे। आप अगर ये वीडियो पढ़ लेंगे तो आपके पास होने की गारंटी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन ऐसे मिलता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इनको आप पढ़ लीजिएगा तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, इसका भी मैं आपको दिखाऊं पीडीएफ में, इसी में नीचे चाहिएगा। आप देखिए 92 पे, ये देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, देखिए ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। वहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन पेपर आया था और यहाँ पर आपको सलूशन मिल जाएगा। तो शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य होता है क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, यानी कि सब प्रकार का विकास होगा, ठीक है। समाज में ढल जाए, हर चीज़ का हर उसका विकास होगा, इसलिए बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये देखने को मिल गया। इसीलिए मैं हम आपको इस प्रूफ दिखाना चाह रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, आप पास होने की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पिछला जो पेपर हुआ था बहुत ख़राब गया था, 80,000 शायद 90,000 लड़के इनरोल्ड हुए थे, इसमें मात्र 35 से 40,000 पास हो पाए थे, ठीक। इसलिए पास होने का जो रेशियो था बहुत कम था, इसलिए आप हम जो बताएंगे कोशिश करते रहिएगा, आप आसानी से पास हो जाएंगे। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपको, देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन थे, इनको मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ कि प्रश्नोत्तर जो विधि थे उनके जनक कौन थे। अभी देखिए नीचे दिखाता हूँ कौन सा है, 47 पे आप देखिएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन सब क्या कि प्रश्नोत्तर विधि के किस दार्शनिक के देन है, तो किसकी देन है प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी सुकरात जो थे हमारे ये प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चनिंग मेथड लेके आए थे। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन बताता हूँ इसलिए आंसर इसलिए बताता हूँ कि ताकि देखिए जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन होंगे उसी में से आएगा पेपर, ठीक। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम समय में आपको सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर वेरी शॉर्ट कराएंगे, फिर उनसे यानी दीर्घ वाले कराएंगे, ठीक। इसलिए आप अंत तक वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या था मैं डिस्कस कर ही दिया, इससे कौन थे, जॉन डीवी साहब ने थे ना। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया कथन किसका था, जॉन डीवी का था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना, अभी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, ये हमारे सोक्रेटिस यानी सुकरात साहब हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षण शिक्षण के रोचक एवं प्रभावशाली बना देता है कब। देखिए शिक्षण जो होता है कब प्रभावशाली बनता है, कक्षा में आप बैठे होंगे, क्लास में आप क्लास कर रहे होंगे, अगर क्लास बड़ा बोर है, वायुमंडल वहाँ का यानी कि एटमॉस्फेयर गंदा है, तो आपको वहाँ पढ़ने में रुचिकर नहीं होगा। और तमाम प्रकार की अब देखो एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती हैं बच्चों के साथ कि उनका मन लगे,
ठीक, तमाम प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती हैं, चाहे अबाकस का हो, चाहे खेल विधि हो, चाहे जो विधि हो, तमाम प्रकार की विधियाँ करवाई जाती हैं। तो शिक्षण में जो प्रयुक्त विधियाँ होती हैं, युक्तियाँ होती हैं, ये शिक्षण को रोचक प्रभावशाली बना देती है। ये भी क्वेश्चन नीचे PDF में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये भी मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको 75 क्वेश्चन नंबर पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित थी। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपके पेपर में वेरी शॉर्ट जो टाइप क्वेश्चन था वहाँ पर ये ऐसा हुबहू लिखा था कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक की देन है, तो वहाँ पर था महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका डी यानी कि 4 सही हो जाएगा। आपको 50 में से 15 नंबर MCQ टाइप क्वेश्चन सही कर ले जाइए और 10 नंबर आप थ्योरी से ले आइए। ठीक है, तो आपके पासिंग मार्क हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत कम रेशियो में लोग फेल होते हैं क्योंकि ये भाषा का पेपर होता है, तो आसानी से 50 में सब लोग 40-45 और कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये सभी को पता होगा कि 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा था। ये भी आपकी इसी PDF में लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पाठशाला को एक बाग, एक शिशु और पौधा का शिक्षक को माली किसने दिया था, माली किसने कहा था। तो किसने कहा था, पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है जॉन डीबी और तीसरा है आपका मारिया मांटेसरी और चौथा आपका फोरबेल। तो ये आपका फोरबेल साहब ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, दीवा स्वप्न नामक पुस्तक रचनाकार कौन थे। मैं आपको उसका तुरंत फिर दिखा दूं कि दीवा जो स्वप्न पुस्तक थी, इसको जो लेखक थे वो कौन थे, गीजू भाई बधेका। कौन थे, गीजू भाई बधेका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, अभी थ्योरी में करवाएंगे जब। नेक्स्ट है घर पे दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे क्या कहते हैं। जो घर पे दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। पहला है अनौपचारिक शिक्षा, दूसरा है दूर शिक्षा, तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा एंड चौथा है आपका औपचारिक शिक्षा। तो जो यहाँ पर होगी वो घर पे जो देने वाली शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है कि जैसे हम अपने पास पड़ोस रहते हैं, ठीक, घर में रहते हैं, जो वहाँ से हम सीखते हैं वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका तय नियम होता है, तय समय होता है, तय स्थान होता है और वहाँ पर दी जाती है। जैसे स्कूल में क्या होता है, आप तय समय है, आप सुबह 8 बजे जाएंगे और शाम को 2-3 बजे आएंगे, तो ये समय क्या तय है। आपका जो समय है, स्थान है, वो भी तय है कि आप स्कूल में जाएंगे वहीं पढ़ाई करेंगे। तो ये आपका औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा होती है कि आप घर में रह रहे होते हैं, कोई समय थोड़ी ना है, आप जब मन जाए तो घर में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट है प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति से अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। ये इंग्लिश में स्टेटमेंट आपको गूगल करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो रूसो साहब का था। रूसो साहब ने ये अपना स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 था कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक की प्रमुख विधि मानी जाती है। जो प्रोजेक्ट पद्धति ये किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। तो ये आपकी किसकी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ये है यथार्थवाद, बी है प्रकृतिवाद, सी है आदर्शवाद एंड डी हमारा है प्रयोजनवाद। तो ये आपकी प्रकृतिवाद की थी। किसकी, प्रकृतिवाद की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दार्शनिक पर आधारित था। तो ये आपका यथार्थवाद पर था, यथार्थवाद पर। नेक्स्ट है मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। जो हमारे मूल्य होते हैं व्यवहार को क्या करते हैं, दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं या नियंत्रित करते हैं या उपयुक्त सभी। यानी जो मूल्य यानी कि हमारे जो मॉरल हैं, ठीक है, वो हमको हमारे अंदर प्रदर्शित होते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं और हमें नियंत्रित भी करते हैं कि हाँ उल्टा सीधा काम। जो घर में किसी के मॉरल होते हैं कि हाँ मॉरलिटी जो होती है, मॉरल कि हमारे नैतिक गुण हैं, हम कोई गंदा काम नहीं करेंगे ना, तो क्या होता है, मॉरल होता है। तो नैतिक होंगे, दर्शित होंगे, प्रेरित होंगे, नियंत्रित होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मकतब। जो ये मकतब शब्द किस स्तर से शिक्षा से संबंधित है। जो मकतब होता है ना, ये मुस्लिम जो होते हैं ना, ठीक है, मुसलमान लोग होते हैं उनका जैसे मदरसा होता है मकतब होता है। ठीक है, तो मकतब जो होता है ये प्राइमरी स्कूल यानी कि जो 1 से 4 समझ लीजिए प्राइमरी शिक्षा होता है बच्चों का, वो मकतब में दिया जाता है मुसलमानों में। जो 4 साल 4 वर्ष और 4 वर्ष और 4 महीने और 4 दिन पर दिया जाता है मकतब में। ठीक है, तो यहाँ पर होगा प्राथमिक स्तर पर। क्या होगा, प्राथमिक स्तर। ऐसे मदरसा होता है ना, वैसे भी मकतब होता है। इसमें 1 से 4 की प्रारंभिक शिक्षा पढ़ाई होती है और जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वो 4 साल 4 महीना और 4 दिन का हो जाता है। ठीक, ये मुस्लिम उनके अपने कल्चर के हिसाब से। नेक्स्ट है आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है।
किस क्षेत्र में है, तो आपका उद्देश्य क्षेत्र में होता है। ये उद्देश्य क्षेत्र में, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो यहाँ पर उद्देश्य क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ऊपर आपके कितने नंबर हो गए 15, तो ये भी कितने हो जाएंगे 10 25 हो जाएंगे ना, ठीक है। 15 ये भी 15 नंबर के होंगे तो कितना हो जाएंगे 15 15 30, बाकी आपके 20 उधर से हो जाएंगे थ्योरी से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है ये हम आपको बाद में कराएंगे, पहले आज हम इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएं हैं, उसके बाद अतिलक करवाएंगे। आप क्वेश्चन देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम किस दर्शन का आधार वाक्य है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं संक्षिप्त में बताइए। वैश्विक तापमान जिससे क्या होता है कि इसमें जो वैश्विक तापमान होता है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होते हैं ग्लेशियर जो हमारे होते हैं बर्फ ग्लेशियर हिमखंड वो के पिघलते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है बाढ़ आने की आशंका रहती है, और जो समुद्र के किनारे जो हमारा तट होता है वो डूबने की भी आशंका रहती होती है, ठीक। ये हमारा वैश्विक जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण होता है। नेक्स्ट है मूल्य का अर्थ। अभी मैंने बताया कि मूल्य का अर्थ होता क्या है, हमारे मोरल होते हैं जो हमारे अंदर दिखाई देते हैं, हमें नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो परि प्लस आवरण, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो घिरा होता है वही हमारा पर्यावरण होता है। ऐसे सिंपल आपको एक ही लाइन में इनको आंसर देना होता है। जैसे रूसो का जन्म कहाँ हुआ, तो आप जी रूसो का जन्म कब और कहाँ इतना बच लिखना, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन क्या नाम का था, नंद दत्त, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। नेक्स्ट है शिक्षा के सार्वभौमिक कण का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक कण का अर्थ आता है बहुत शिक्षा क्या है इसको आप समझ लीजिए। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए कि शिक्षा के सामान्य क्या होते हैं। भाई शिक्षा के लोग शिक्षित होकर अपने हक को जान पाते हैं, ठीक है, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। औपचारिक शिक्षा की कोई विशेषता बताइए। शिक्षा के प्रभावी कारक को नाम बताइए। जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का नाम बताइए। यानी प्रदूषण के बारे में हम इस क्वेश्चन इसलिए आपको नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि इनको करवाएंगे तो इनको लिखने में फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एमसीक्यू आज करवाऊंगा, जो आपके 15 एमसीक्यू मिले थे अभी देखना आगे सब उसी से मिल जाएंगे। और आपकी बेरी जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इनका भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप उनको देख लीजिए। एग्जाम से पहले लगातार अगर आप सारे सातों सब्जेक्ट के देख लेंगे तो आप पास होने की गारंटी मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जनसंचार के 4 साधन, मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर, अखबार, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इनके प्रकारों का अर्थ लिखिए। प्रदूषण क्या होता है सभी को पता है। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था, धारणा में, ये भी आप देख लीजिए। अब देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं, ठीक है, ये 2-2 नंबर के होते हैं। तो इसमें शिक्षा में प्रकृतिवाद के योगदान का मूल्यांकन, ये तो इसमें समझ लीजिए आप 50 से 100 वर्ड के बीच में लिख लीजिएगा। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है स्पष्ट कीजिए। जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा में जनसंचार की भूमिका के बारे में बताइए। इसका हम आंसर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहने का मतलब इस वीडियो में आपको हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे और हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए उसका वर्णन कीजिए। शिक्षा के प्रभावीकरण के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है बताइए। मॉन्टेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वही मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है जो स्कूल में दी जाती है, और अनौपचारिक होती है जो घर में हम सीखते हैं। सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है, तो देखिए अब मैं आपको बता दूं ये पेपर बहुत ही लेंथी आता है। समझ लीजिए 40 क्वेश्चन हैं, आपको कितने 2 घंटे में करना होता है, ठीक है। तो आपको इसमें समय का मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चन लेंथी आता है पेपर, ठीक है। इसलिए आप पास होने की टेंशन मत लीजिए। आप 15 एमसीक्यू सेव कर लीजिए और इधर से आप 1-1 2 नंबर ले आइए, तो आप पासिंग मार्क 25 नंबर पा सकते हैं बिना किसी हिचक के। और मैं आपको लगातार अगर वीडियो देखते रहेंगे तो आप पास होने की गारंटी हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया। अब उसमें जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए थे इन्हीं में से देखना अभी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आपका हो जाएगा। फिर आपको जब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ से भी एमसीक्यू टाइप निकल आएंगे। फिर लॉन्ग वाले जो करवाएंगे उसमें भी निकल आएंगे। तो आप छोटी सी वीडियो में सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो लिखा है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्या था कि सबका पता है कि भाई नालंदा, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे भारत देश में आपके जो बौद्ध हमारे भिक्षु थे उनकी सबसे जो फेमस प्लेस था वो आपका नालंदा बिहार में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे जाता है, जो आधुनिक शिक्षा के जो जम जाता है भारत में वो ग्रांट साहब थे जिसका नाम पूरा है चार्ल्स ग्रांट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, तो मैकाले।
मैकाले ने निस्पंदन का भी सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? जो आदर्शवाद है, जो आदर्शवाद होता है तो शिक्षा का जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, वो आपका टीचर होता है, आपका शिक्षक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा आदर्शवादी नहीं है? यानी कि इसमें कौन से 4 हमारे दार्शनिक के नाम लिखे हुए हैं और उसमें पूछा गया इसमें कौन सा आदर्शवादी नहीं है। तो जॉन डीवी जो साहब थे ये हमारे आदर्शवादी नहीं थे। बाकी प्लेटो, हेगेल और सुकरात ये आपकी आदर्शवादी दार्शनिक थे। बाकी आपके डीवी नहीं थे, यथार्थवादी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन थे? तो ये आपके स्पेंसर थे। कौन थे? स्पेंसर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको यथार्थवादी, प्रकृतिवादी और आपको आदर्शवादी ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपको जब वहाँ पर थ्योरी में करवाएंगे तो यहाँ पर आपको आदर्शवादी, प्रकृतिवादी और यथार्थवादी के बारे में डिस्कस कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो ये आपके यानी कि मुक्त्यात्मक अनुशासन के बारे में। ठीक है, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन सा मानते हैं? ये प्रयोजनवादी जो हमारे दार्शनिक होते हैं वो विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। तो सभी को पता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद साहब ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों में से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका था? तो यह आपका डॉक्टर राधाकृष्ण का, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे भारत के पहले। नेक्स्ट है, विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखो, जो आपको समझ नहीं आएगा तो आपको वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसका आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। तो कौन सी धारा में वर्णित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? वो क्या बोलते हैं? उन्हें हम वैश्विक, यानी कि देखो, जो मूल्य विश्व की बात कर दिया तो यहाँ पर वैश्विक हो जाएगा, यानी कि पूरे विश्व की बात कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो यहाँ पर 83 मूल्य को स्वीकारा है। जब हम आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे कि आपको कितने मूल्यों को स्वीकारा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा 83। नेक्स्ट है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था कि जो मूल्य हमारे होते हैं वो हमारे प्रेरित करते हैं, दर्शित होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं और हमको नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अभी हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाए थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? बालकों में मूल्य विकास हेतु प्रभावी संचार माध्यम कौन सा? टीवी। कैसे? समाचार पाठ को जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़ के समझ ही पाए। वीसीआर, विजुअल जो डिस्प्ले यूनिट होती है उसको कहते हैं। रेडियो में बच्चा ऐसे जरूरी नहीं कि वो समझ के, लेकिन टीवी में क्या होता है, बच्चा देखता है और उसमें गेस्चर पोस्चर बच्चा देखता है, यानी कि मान लो मोटू पतलू चल रहा है तो उसमें बच्चा देखता है कि बच्चा वो दोनों क्या कर रहे हैं। बाकी समाचार पत्र हो सकता है ना पढ़ पाए। वीसीआर जो डिस्प्ले होती है, रेडियो है बच्चा सुन पाता लेकिन वो देख नहीं पाता कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन टीवी में देखता भी है, सुनता भी और गेस्चर पोस्टर भी देखता है। तो सबसे बेस्ट माध्यम आपका टीवी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं सबसे ज़्यादा? तो आपकी जो भैया सबसे नंबर 1 क्या है? जातिवादी होती है, सबसे ज़्यादा जातिवाद। फिर आपकी सांप्रदायिकता होती है, ठीक है। फिर आपका प्रांतीयता, यानी कि राज्य के लोग। ये आपका क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे ज़्यादा बाधा होती है, एकीकरण हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, जो आपका राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ क्या होता है? भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये आपका राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? आदर्श समाज की विशेषता क्या है? जो आदर्श हमारा समाज, उसमें क्या होगा? लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, साक्षर होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जन कल्याण की बातें करेंगे। तो यहाँ पर साक्षरता जब दर सबसे उच्च होगी तो वहाँ पर हमारा जो समाज होगा वो आदर्श समाज की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माता। क्या हो जाएगा? माता। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा था? जॉन डीवी साहब ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अभी ऊपर क्वेश्चन है, रिपीट कर गया। नेक्स्ट है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? तो जो मानव के निर्माण करना होता है, ये शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है।
ठीक है। कैसे? मान लो शिक्षा जब लोग पा जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो अपना सर्वांगीण विकास कर लेंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, यानी कि सब प्रकार का उनका भला हो जाएगा। तो मानव के निर्माण की श्रेणी में जो इकाई में होती है वो आपका शिक्षा सर्वोपरि मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ईमेल की रचना किसने की थी? तो ये आपके रूसो साहब ने की थी। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? जो आपका मूल्य संकट होता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये होती है स्वार्थपरता। क्या होती है? स्वार्थपरता। मूल्य संकट यानी कि जो भाई मूल्य क्या होते हैं? हमारे मोरल होते हैं। तो जब हम मॉरल हमारे संकट में क्या होता है? जब हम क्या होंगे? सेल्फिश हो जाएंगे, हमारे अंदर स्वार्थ दिखेगा, हम लोग की भलाई नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से जलेंगे, तो हमारे पास स्वार्थपरता दिखाई देगी, यानी सेल्फिशनेस दिखाई देगी, तो हमारा मूल संकट बढ़ेगा। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिमुख प्रक्रिया है। ये किसने बताया था? ये आपके जॉन डोबी ने बताया था। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, तो ये आपके अरस्तु जॉन डोबी साहब ने बताया था। नेक्स्ट है शिक्षा का काल उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये आपके हर्बार्ट साहब का। किसका? हर्बार्ट साहब का। नेक्स्ट है शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो ये आपके रिवलेन साहब का विचार है। नेक्स्ट है मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? तो ये आपके रूसो साहब का कथन था। स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे स्टेटमेंट पूछ लेता है, तो आपको टिक कर देना है। टिक अगर आप देखो, आप अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके अति लघु जो क्वेश्चन होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ पर एमसीक्यू, वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं एमसीक्यू में, बल्कि जो आपका अतिलघु होता है वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए होते हैं। इसलिए अगर आप एमसीक्यू याद कर लेंगे तो आपका अतिलघु जो होता है वो भी आपके लगभग तैयार हो जाएंगे 50%। ठीक है, बाकी तो हम आपको करवाते रहेंगे। नेक्स्ट है ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर की प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन किसका था? तो यह आपका शेक्सपियर का था, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यानी कि पढ़ा लिखा कल्पना नहीं है। तो यह किसका था? ये रेमेंट साहब का स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? तो ये आपका टीपी नंद साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता तो उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते? समझिए, शिक्षा का अगर कोई उद्देश्य नहीं होता तो उद्देश्य केवल व्यक्ति के होते। तो ये आपका जॉन डीबी बहुत ही इंपॉर्टेंट दार्शनिक थे। करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी प्रकृतिवाद जो हमारे थे उनके जो दार्शनिक थी उनकी विचारधारा थी। नेक्स्ट है अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन किस वाद ने स्वीकारा, यानी कि किस वाद ने स्वीकारा? तो हमारे प्रकृतिवाद के जो हमारे दार्शनिक थे वो अध्यापक का जो स्थान था वो पर्दे के पीछे माना गया, कि बच्चा जो है और रंगमंच पर परफॉर्म करे और टीचर उसका क्या है, पर्दे के पीछे उसे गाइड करे। तो जो हमारे प्रकृतिवाद के लोग थे, यानी जो हमारे प्रकृतिवाद के लोग दार्शनिक थे, उन्होंने अध्यापक का जो स्थान है वो पर्दे के पीछे बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में स्वीकार किसे स्वीकार करता है? तो यहाँ पर आध्यात्मिक संस्कार को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। किस दार्शनिक का विचार है? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सा रॉस साहब का है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि जो क्वेश्चनाइंग मेथड किस दार्शनिक की देन है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी सोक्रेटिस यानी सुकरात साहब का है। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसका विचार है? तो हमारा हीगल साहब का है। किसका? हीगल साहब का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? तो कौन है? ये हमारी संबद्ध विधि जो होती है इसके जो प्रणेता हैं वो आपके प्लेटो हैं। नेक्स्ट है स्कूल और समाज, यानी कि स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके जॉन डीबी द्वारा लिखी गई थी। चाहे जॉन डीबी, कभी कभी ऐसे डीबी लिखा होता है, ठीक है, तो अब घबराना नहीं, बात वही है, चाहे डीवी हो या डीबी हो। नेक्स्ट है स्कूल को प्यार का घर, यानी कि होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? तो ये आपके पेस्टोलॉजी जो थे उन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? अभी मैंने बताया कि मूल्य जो होता है वो आपका क्या होता है कि आप के अंदर मोटिवेशन हो, आप नियंत्रित हो, वही आपका मॉरल होता है। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो शुद्ध एवं सूक्ष्म जो तत्व आपके अंदर होते हैं वही आपके मूल्य होते हैं, ये आपके दर्शन शास्त्र के अनुसार बताया गया है।
नेक्स्ट है मनुष्य की अंतर्निहित प्रौढ़ता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसने किया था? तो ये आपके विवेकानंद साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। तो देखो दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, उसमें मुक्त अधिगम होता है, बाहरी अध्ययन होता है, पत्राचार शिक्षा होती है, लेकिन सह शिक्षा साथ में शिक्षा नहीं करते। इससे से क्या होते हैं, कहते हैं कि हम डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसी का रूप आपका दूर शिक्षा होती है। तो उसमें आप क्लास नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं जॉब कर रहे होते हैं, हम डिस्टेंस कोर्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके सह प्रशिक्षु नहीं होंगे, सह शिक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवर्ज्या संस्कार कितने वर्ष को बालक को दिया जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें जो प्रवर्ज्या संस्कार होता था बच्चे का, वो 8 वर्ष पर माना जाता था, ठीक, बौद्ध भिक्षु के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये आपका 1937 में हुआ था वर्धा सम्मेलन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, क्या है? तो ये आपका करके सीखना, यानी कि लर्न बाय डूइंग, और आपका खेल द्वारा सीखना, यानी एक्टिविटी द्वारा सीखना, ठीक है, खेल गेम मेथड, और आपका स्व अनुभव द्वारा सीखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? हस्तकला, यानी कि क्राफ्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक थी हमारी जॉन डीवी साहब की, देखो यहाँ पर डीवी इस तरह लिखा मिल गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है। तो यह कथन किसका था? यह हमारा लुईस किस वर्ग साहब का था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो देखो समझो मेरी बात, एक बार अधिकार की बात की गई है तो हमारा शिक्षा का अधिकार कितना, आर्टिकल 21 का ए और भाग 3 में रखा गया है, ठीक है, ये हमारा भाग 3 में। बाकी आपके अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 45 में भी की गई है। तो हमारा क्या, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखे गए हैं, यानी कि भाग 4 में। बाकी हमारा शिक्षा का अधिकार वो आर्टिकल 21 के ए भाग 3 में रखा गया है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको आ सकते हैं। जो राइट टू एजुकेशन था, जो हमारे 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए किया गया था, और राइट टू एजुकेशन 2010 का था, 2009 में अधिनियम आया था, और 2010 में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो ये हमारे जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भाई सभी को पता है कि जनसंख्या शिक्षा होती है, ये हमारे जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये 16 अप्रैल 1976 को की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जीके का क्वेश्चन, कभी कभी जीके में भी ये पूछ लेता कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी ये आपकी 16 अप्रैल 1976 को घोषणा की गई थी। पर्यावरण दिवस कभी को पता क्या माना जाता है? 5 जून। नेक्स्ट बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है? तो सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहती है वो किसकी रहे? समाज की। भाई समाज, जहाँ बच्चा, देखो कभी कभी घर में कहते हो कि आप बुरे के साथ किसी गंदे लड़के के साथ टहलोगे तो तुम भी गंदे हो जाओगे ना, बोलते ना। तो आप माहौल का, समाज का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जब विकास होता है, महत्वपूर्ण विकास, वो समाज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो ये आपका जातिवाद, प्रांतीयता और संप्रदायता। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। चाहे राष्ट्रीय सद्भावना की बात करें या राष्ट्रीय एकीकरण की बात करें, तो वहाँ पर ऑप्शन जहाँ होगा वो सारे हो जाएंगे सही। अब देख लीजिएगा, ये आपका ट्रिक टाइप में काम करता है। नेक्स्ट है बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, क्या नहीं है? अत्यधिक गरीबी होगी, बाल बच्चा क्या हो जाए, बाल मजदूर बन जाएगा। अशिक्षा होगी, बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि होगी तभी बच्चा क्या होगा, बाल श्रम की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होगी तब वो मुख्य कारण नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये भी क्वेश्चन रिपीट करके अभी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया था कि दिवाश्रम जो पुस्तक होते हैं इसके लेखक कौन थे? अभी मुझे बताया गीजू भाई पटेल थे। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? स्थान शिक्षित नहीं होता। अभी मैंने बताया कि जो घर में शिक्षा होती है तो कोई स्थान नहीं होता। आप घर की देहड़ी पे या घर के आंगन में या घर के
बरामदा में या फिर घर के बाहर कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपका औपचारिक शिक्षा होती है उसका तय समय होता है, तय स्थान होता है। जैसे स्कूल क्या है, आपकी औपचारिक शिक्षा देता है, आपको सुबह 8 बजे जाना है और मान लो 2-3 बजे वापस आना है, आपको क्लास निश्चित है कि आपको किसी क्लास में बैठना है। लेकिन जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो कहीं पर किसी भी समय ली जा सकती है। जैसे आपके घर में है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आए चाहे घर की देहरी पे पढ़ें या फिर घर के आंगन में पढ़ें या बाहर पढ़ें, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें क्या है, कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, तो स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता है, स्वतंत्रता होती है, आप घर में पढ़ें या ना पढ़ें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो सभी पता है हिंदी की हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका था, तो यह कथन किसका था, सभी को पता है जॉन डीवी साहब का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या होता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बाहिर्मुखी व्यक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे घुमा दिया। देखो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ए भी है, ए भी, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है। यही ऑप्शन क्यों सही होगा, क्योंकि समझिए मेरी बात, अगर आप इसको टिक करेंगे तो होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को इस टिक करने की आंसर को प्रोबेबिलिटी दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया कि पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा और स्वतंत्र अध्ययन होता है, इसमें ऊपर सभी होता है। मैं समझ लीजिए आप दूरवर्ती शिक्षा का कर रहे हैं, आप डिस्टेंस कोर्स कर रहे हैं, तो आप क्या होगी, आप वहाँ पत्र के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, दूर से कर रहे हैं, स्वतंत्रता के अध्ययन होगा, यानी कि आप जाएँ या ना जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, तो अगर अध्यापक होगा, बालक होगा, पाठ्यक्रम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अध्यापक होगा तभी पढ़ाएगा, बालक होगा तो उस बच्चे को अध्यापक पढ़ाएगा, पाठ्यक्रम होगा तभी तो बच्चे टीचर पाठ्यक्रम को देकर पढ़ाएगा। ऐसे थोड़ी ना साइंस में होगा तो मैथ पढ़ा देगा, ये जो पाठ्यक्रम में होगा वही तो पढ़ाएगा। तो शिक्षक के 3 केंद्र बिंदु होते हैं, अध्यापक होता है, बालक होता है और आपका पाठ्यक्रम होता है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो अभी आपका बच्चा पढ़ पाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है, कौन बढ़ा देती है, शिक्षा में जो प्रयुक्त विधियाँ होती हैं, युक्तियाँ होती हैं। मैंने अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, या कथन किसका था, तो प्रोबेल साहब का था, ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोरिया मांटेसरी भारत कब आई, तो ये आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी यानी 1939 में आई थी। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका होता है, तो शिक्षकों का होता है, किसका होता है, शिक्षकों का। शिक्षक भाई सभी समाज में चाहे जो शिक्षा हो उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, क्या है, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रशिक्षकों का अभाव, ठीक है, दोषपूर्ण कार्यक्रम, शासकीय उदासीनता, यानी कि प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, शिक्षक जो हमारे ट्रेंड नहीं है। पता चला कि शिक्षक की जब कमी होती है तो मैथ का टीचर क्या होता है, हिंदी पढ़ा देता है, हिंदी का टीचर मैथ पढ़ा देता है, तो ये होता है शिक्षकों की कमी का अभाव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक क्यों है, क्योंकि शिक्षण को योजनाबद्ध करने होते हैं, यानी कि क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड क्या करेंगे, मतलब वो होता, सभी को पता है लेसन प्लान कैसे बनता है, उसका क्या काम होता है। नेक्स्ट है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, तो ये आपकी व्यवहारवाद पर थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो ये आपका उद्देश्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन पेपर था। नेक्स्ट है, राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई थी, तो इसका जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में हमारी आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसकी समीक्षा है तो हमारी राम मूर्ति समिति 1990 में बनी थी। इसके बाद जो हमारी अभी आई है 2020 में कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आपकी NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी किससे, उच्च शिक्षा से, तो किससे, हमारी अपर शिक्षा से। नेक्स्ट है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था, तो यह हमारा 19 जुलाई 1856 को वुड डिस्पैच का जो आज्ञा पत्र है वो आपका
प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है निस्यादन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे मैकाले साहब ने दिया था निस्यादन या निष्पादन का सिद्धांत। नेक्स्ट है मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर ए सन 1835 में किया था। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो आपका उपनयन संस्कार, यानी बच्चा गुरु के पास जाता था तो उसे उपनयन संस्कार बोलते हैं। जो बच्चा है वो गुरु के पास जब जाता है तो उसे हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है कब से? बाल्यावस्था से, सभी को पता है। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसका था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी अरस्तु साहब का था। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अभी मैंने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हुआ है, तो क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, भोले भरे की समझदार उसके अंदर विकसित करना, यह आपका सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। कोरी स्लेट कहने का मतलब है कुछ भी उस पर अच्छा लिखा नहीं हो, तो क्या मतलब हुआ? ये हमारे रूसो साहब का है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, क्या था? सभी को पता है, फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है किससे? वेदों से। देखो, बे से, बा से और बा से, वेदों से, ठीक है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। सबसे पहले पता कि फॉरवेल साहब थे, हमारे किंडरगार्टन के थे, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? तो ये हमारे जो अरविंद घोष थे, ये पांडिचेरी में श्री अरविंद घोष ने महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या कथन है, यह कथन किसका था? ये हमारा जॉन ड्यूवी साहब का था, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, तो ये हमारी किंडरगार्टन वाला हो जाएगा। फ्रोबेल अभी नहीं, क्या किंडरगार्टन जो प्रणाली शिक्षा प्रणाली वो फ्रोबेल साहब ने दिया था, अभी क्वेश्चन ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट है जनसंचार का यांत्रिक साधन है, क्या है? वो हमारा टेलीविजन भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, कंप्यूटर भी है, टीवी भी है, न्यूज़पेपर भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, काहे की है? ये हमारी बालिकाओं की है कि बालिकाएं पढ़ लिखेंगी कम। देखो, घर में अगर बालक और बालिकाएं होती तो बालक को पढ़ने के लिए ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों की अपेक्षा, ठीक है। तो हमारी रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी हैं, निरक्षर हैं, इसलिए जा नहीं पाते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं, 22 उसमें आ जाती है। नेक्स्ट आप परोपकार सत्यनिष्ठा क्षमाशीलता उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ये हमारे मानव मूल्य होते हैं, जो हमारे मॉरल होते हैं कि हम किसी के ऊपर लड़ाई ना करें, किसी से गुस्सा ना करें, अगर गुस्सा हो गए सॉरी बोल दे, क्षमा कर दे, हमारे मॉरल होते हैं, तो ये हमारी क्या होती हैं? मानव मूल्य होते हैं। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है, तो क्या है? विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? निर्माण की प्रति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? प्रयोजनवाद के विलियम जेम्स साहब माने जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका था? तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जिनको क्या हुआ? गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है गीजू भाई बदेका ने बालकों की संज्ञा दी थी। बाल देवो भोजन, बाल जो होते हैं वो देवों के समान होते हैं। नेक्स्ट है कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने की शिक्षा इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित करती है, ये हमारी मॉन्टेसरी पद्धति में थी। अच्छा, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कहा प्रीवियस से क्वेश्चन हम आपको आज पहले कौन से करवा रहे हैं? ये जो आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके हम आज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाए हैं, फिर अतिलक कराएंगे, फिर क्या करें थोड़ा उनसे वेरी शॉर्ट टाइप, फिर शॉर्ट टाइप करवाएंगे। उसके बाद हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे, कौन सा? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। फिर उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताएंगे आपको क्या है, कैसे आया था, फिर उसके एमसीक्यू बताएंगे, फिर उसकी वेरी शॉर्ट और फिर शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो आपको सारों सब्जेक्ट जितने 7 सब्जेक्ट है ना, सब कंप्लीट करवा देंगे और आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले वीक में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, हो रहे हैं, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया था? सभी को पता है कब आया था? अधिनियम की बात देखो, ये अधिनियम की बात करेगा तो जो 2009 में आया था और लागू 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। वुड
अभी मैंने ऊपर कहा कि वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में, वुड डिस्पैच आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के स्थापित करने की शक्ति देती है, तो ये हमारी रविंद्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है गीजू भाई बघेला द्वारा लिखित पुस्तक क्या थी, तो उसे हम बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये तो महात्मा गांधी साहब की है, तो इनकी जो बुक थी वो प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा, ये आपकी गीजू भाई बघेला की थी। नेक्स्ट है पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा था, तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, इसे आपको फ्रोबेल साहब ने किया था। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक विकास करना। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है समझा करके। भाई उनके अंदर समझाओगे कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो समाज समझा करके, समझा बुझा करके। नेक्स्ट है मनुष्य की अंतर्निहिता पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका था, तो यह महात्मा गांधी तो हमारे नहीं थे, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, सभी पता है, आर्टिकल नंबर 45 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई, हस्तकला क्राफ्टिंग, उन्होंने महात्मा गांधी साहब ने बताया था। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है तो अनुभव केंद्रित होती है। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शिक्षा में निष्पादन सिद्धांत किसने दिया था, तो आपकी मैकाले साहब ने। निष्पादन का सिद्धांत तो मैकाले साहब ने दिया था। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।